अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज कर चुके होंगे और जनाब 11 तारीख आ गई है दिसंबर की। के साथ साथ आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना शुरू कर दिया है आपने भी, और उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त रेजोल्यूशन होंगे। उनमें से एक रेजोल्यूशन मेरा था कि मैं इस साल 2025 में अमेरिका जाऊंगा और वहां से अपने लिए बहुत सारे आईफोन्स लेकर आऊंगा जो मेरी और मेरी फैमिली के लिए होंगे। लेकिन हुआ ये कि कल मैंने FBR की खबर देखी, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप एक से ज्यादा फोन वापस नहीं लेके आ सकते। पहले तो 2 की गुंजाइश थी, तो चले आप एक अपने लिए एक अपनी फैमिली के लिए, लेकिन जितनी तेजी से नोटिफिकेशन वो हुआ उतनी तेजी से वो वापस भी ले लिया गया। चेयरमैन FBR ने कस्टम के जो बैगेज रूल से 2006 में मुजवजा तरमीम वापस लेने की हिदायत कर दी और फौरी तौर पर एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी की जो तजवीज थी उस पर अमल दरामद को रोक दिया। तो जनाब वो रोकेंगे ही। इसके अलावा भी एक चीज थी जिस पर अमल दरामद रोका गया है। मौजूदा रूल्स 2006 के तहत बैरून मुल्क से आने वाले जो अफराद हैं वो 2 मोबाइल फोन लाने की उन्हें इजाजत है, लेकिन इसके अलावा चेयरमैन FBR ने $1200 से ज्यादा की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज भी वापस लेने की हिदायत कर दी है और रूल्स में मुजवजा तरमीम वापस लेकर मुशावरत करके दोबारा पेश करने का कहा गया है। आप ऐसे रूल्स बनाते ही क्यों हैं? पहले ऐसी तजावीज पेश करते ही क्यों हैं जिस पर अमल दरामद इंतहाई मुश्किल हो जाए? जी हाँ, ये पीर को एक ऐसा बैगेज स्कीम में तरमीम का जो है नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था और फिर जिस तरह से आपको बताया कि उसके तहत इजाज़त नहीं थी कि बैरून मुल्क से जो कमर्शियल मिकदार में अशिया है वो साथ लाई जाएं और उस पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया गया और फिर जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक फ़ोन है वो लाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये इस पर यू टर्न ले लिया गया। तो खुशखबरी है ये आप सबके लिए कि आप ला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देखें कि क्या ये आप आम आदमी पे पाबंदी लगा रहे हैं? आप $1200 की खरीदारी एक आम आदमी करके लेकर आएगा वहां से अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए? तो देखिए जनाब, आप ऐसी तजावीज पेश करें जिस पर आप खुद भी अमल दरामद कर सकें। एग्जैक्टली ऐसा ही है जनाब। ये तो हो गई FBR की जो नोटिफिकेशन का यू टर्न है उस पर आपको बता दिया है। मैच देखा आपने कल? क्या बना मैच का यार। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी और क्या हमने प्लानिंग की हुई थी कि जिस तरीके से हमने 2 सीरीज जीती हैं ये भी हम जीत जाएंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। लेकिन हमने देखा कि थोड़ा मसला लगा। मायूस होने की बात नहीं है, अभी पहला मैच ही है, लेकिन स्टिल अपनी उम्मीदें तो हम फौरन से लगा लेते हैं ना अली कि भाई अब 2 सीरीज जीत गए हैं तो इसमें तो हम देखिएगा और हमारे प्लेयर्स रेस्ट करके वापस आए हैं तो वो बहुत जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का करते हुए जो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए और जो मिलर है उसका किलर स्टाइल कल हमें देखने को मिला और उसने क्या कमाल किया। और अपनी टीम की अगर बात करें तो 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 172 रन बना सकी। क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी, किस किस को तब्दील किया जाना चाहिए, ओवरऑल पूरी टीम ही तब्दील कर देनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं जिस पर आगे चलकर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियां हैं जो होनी चाहिए जिसके बाद हमारी जो क्रिकेट है उसमें कहीं ना कहीं मजीद बेहतरी आ जाए। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी काफी खबरें चल रही है, उस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कशन जरूर करेंगे। फिलहाल जरा जो सियासी हमारा है वो गर्म है और वैसे मौसम सर्द हो गया है, ठंड आ गई है, लेकिन सियासत में ठंड नहीं चल रही, इस वक्त शदीद गर्मा गर्मी चल रही है। क्या सूरत हाल है बड़ी खबर में जानते हैं। जनाब आज बड़ी खबर में पाक फौज में एहतसाब के अमल की बात करेंगे जो मजीद तेज हो गया है और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अगला मरहला शुरू हो गया है। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को RBI एक्ट की दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी और अब उन्हें कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में बासाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। फर्दर जुर्म में फैज हमीद को सियासी सरगर्मियों, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस करार दिया गया है और उन्हें रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी मुर्तकिब करार दिया गया है। फैज हमीद सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने में भी मुलव्विस पाए गए हैं। ISPR के मुताबिक मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्विस होने से मुतल्लिक अलहदा से तफ्तीश जारी है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी की मुताद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इसके साथ साथ पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा पर मिली भगत भी शामिल है और उस पर भी तफ्तीश जारी है। जी हाँ, और जनाब इस फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर फैसल वावडा का ये कहना है कि उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो रहा है और हवारियों का ना हो। बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनकी आजमाइशों
बारिशों में मजीद इजाफा होगा। और उन्होंने कहा कि अब बुशरा बीबी, मुराद सईद और हम्माद अजहर समेत कोई हवारी बच नहीं सकेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने ये कहा है कि फैज़ हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। फौज अपने कवायद और कवानीन के तहत जो ट्रायल है वो किया करती है। ये फैज़ हमीद साहब का फैसला नहीं है, वो सिर्फ चार्जशीट हुआ है। चार्जशीट ट्रायल का जो भी है, चाहे वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो या ट्रायल कोर्ट हो, उससे ट्रायल शुरू हो जाता है, रादर दिन कंक्लूड हो जाता है। लेकिन हम पहले भी इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक है, ये फौज का एक इंटरनल मामला है, उनके अपने रूल्स या कानून है, वो जिसको चाहे जिस तरीके से भी चाहे किस वक्त किसके कैसे चार्जेस पे ट्रायल करना चाहिए, इनका अंदरूनी मामला है, हमारे साथ कोई लेना देना। और दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में ऐलान किया है कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। वजीर आजम ने पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दिया। किस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे, इसलिए कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। तो जनाब, ये थी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने डिस्कशन करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है और तर्जुमान पाक फ़ौज के अकॉर्डिंग चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, उनका फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इसके साथ साथ इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। इदारे के अंदर एहतसाब का ये जो अमल है, ये कितना बड़ा और वाज़ेह पैगाम है? यकीनन यूं तो पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि पिंडी साजिश केस, जिसमें सीनियर आर्मी ऑफिसर से वो उसके अंदर इसी नोयत के इल्जाम लगे। फिर जब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो हुकूमत में आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 3 जर्नैलों ने मेरे खिलाफ साजिश की और उन जर्नैलों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्होंने रिजाइन किया और उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया। लेकिन ये जो है मुकदमा, ये अपनी नौयत का इस लिहाज से पहला मुकदमा है कि इतनी अहम और हसास इदारे में रहते हुए जो इन पे संगीन इल्जामात लगे और इन पे वो फर्द जुर्म आयद हुई है। अब ट्रायल अब बाकायदा से शुरू होगा, तो ये एक प्रेसिडेंट इससे सेट होगा। जहाँ तक सियासत में हिस्सा लेने का अमल है तो वो उसकी अफवाज पाकिस्तान में इस पे वाज़े हिदायत हैं कि कोई आर्मी ऑफिसर सर्विंग या बाद रिटायरमेंट की जो मुद्दत है 2 साल तक, वो सियासी सरगर्मियों में या सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। बिल्कुल। और इस लिहाज से ये बड़ा अहम है मामला। लेकिन इसमें जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो फैज हमीद साहब के बाद रिटायरमेंट सियासत में हिस्सा लेने के किए गए। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे उनके ऊपर जो चार्जेस हैं टॉप सिटी पे जमीन से मुतालिक मामलात, उस वक्त वो हमारी ताकतवर जो इदारा है उसके वो सरबराह नहीं थे। लेकिन उन इल्जामात के बाद उनकी 2 दफा प्रमोशन भी हो चुकी है। तो कहीं पे हमें इस तरह की भी चीजें नजर आती हैं कि दौरान सर्विस और बाद जो रिटायरमेंट है उसमें एक फर्क मद्देनजर रखा गया है कि सियासत में हिस्सा लेना किस मौके पे काबिल गिरफ्त है और किस मौके पे काबिल गिरफ्त नहीं। हालांकि आर्मी का जो एक्ट है और अब मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म है उसमें बड़ी क्लियर और डिफाइंड टर्म्स में है कि आर्मी ऑफिसर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और सबसे पहले आपको एक आपके नाज़रीन को इस सिलसिले में बात बताऊं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये हिदायत की थी स्टाफ कॉलेज कोयटा में बड़े क्लियर टर्म्स में, और वो फिर आवेजा भी की हुई इदारों में, बाद में शायद हटा ली गई हो। तो इसके ऊपर ये एक अपनी तरफ से एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा इस केस में।
बिल्कुल। और बैरिस्टर गौहर भी जो हैं वो इससे लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं पीटीआई के चेयरमैन होने के नाते, और उनका ये कहना है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। ये बताइएगा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जो शराइत रखी हैं उनमें अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जबकि दूसरा मुतालबा उन्होंने 9 मई 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए किया था, जुडिशल कमीशन बनाया जाए उन्होंने मुतालबा किया था, और इन मुतालबात के मानने के लिए इमरान खान ने 14 दिसंबर तक का भी वक्त दिया है। इससे पहले भी 24 नवंबर के एहतजाज से पहले मुतालबात रखे गए थे, और वो भी ऐसे थे कि हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस बार आपको क्या लगता है, राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश की बाद बातचीत कैसे हो सकती है, तो ऐसे में आपको कामयाबी के इम्कान नजर आते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि वो ये जो इससे हमारी सियासत को, माशरे को आगे बढ़ना चाहिए ना, ताकि ये वाकयात 9 मई वाले जो बड़े तल्ख वाकयात हैं और वो कोई सानिया मैं उन्हें कहूँगा वो दोबारा रिपीट ना हो। उसके लिए जरूरत ये है कि उनकी एक फेयर इंक्वायरी हो और ये वो पब्लिक हो और आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें ये नहीं उन्होंने कहा कि हम मुलविस हैं या नहीं हैं या ये ज्यादती कर, उन्होंने तो इंक्वायरी का कहा है। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो इस डिमांड को पूरा करे और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बनाए। हमारे माशरे में, अदलिया में और हर शोबे जिंदगी में ऐसे लोग हैं कि जिनकी अच्छी शोहरत की मालिक है, वो इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी की फाइंडिंग को फिर तस्लीम करना पड़ेगा। जो आज डिमांड इमरान खान साहब कह रहे हैं वो तस्लीम करना पड़ेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हो रही हैं उनको एक इंटरनेशनल लेवल पे और उनको आप फेयर ट्रायल नहीं भी कह सकते और आलमी सतह पे भी उस पर तहफुजात का इजहार हुआ। तो ऐसे अगर जो ट्रायल हैं जो फेयर नहीं है तो तारीख के कटहरे में भी और उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं होगी। जिस तरह हमने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी लेकिन फिर उसी अदलिया ने उस पर माजरत की, माफी नामा मांगना और तारीख में वो मर्डर ऑफ हिस्ट्री कहलाया और आलमी सतह पे भी हमें बदनामी हुई। तो हमें फेयर ट्रायल, फेयर जस्टिस सिस्टम का आगाज करना चाहिए। और इमरान खान साहब जो बात जेल में कह रहे हैं वो नेल्सन मंडेला ने जेल से बाहर निकल के कही थी। उस मकाम पे वो गए 27 साल बाद जहां से वो अरेस्ट हुए और वहां उन्होंने ट्रूथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने की बात की। तो माशरे ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि वो ये है तो तमाम जो इदारे हैं और तमाम सियासी पार्टी हैं वो पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को एक जगह पे रोक के नहीं खड़ना, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? मुज़ाकरात से, मुफाहमत से, डायलॉग, हर चीज, हर मसले का हल। अच्छा प्रोफेसर साहब, असद कैसे कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से बात हुई है और मौलाना फजल रहमान से वो मुसलसल राब्ते में भी हैं और जो मुश्तरका अपोजिशन है उसको आगे उन्होंने बढ़ाने का कहा और कहा कि जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला है जिस पर मौलाना नाराज हैं अभी हुकूमत से, पीटीआई सिचुएशन को हमें लग रहा है बज़ाहिर देखने में कि कैश करवाने और मौलाना को अपने साथ मिलाकर कोई एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश करी है। क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? ऑल्दो हाफिज हमदुल्ला एक जगह पर कल गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने जो पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद को होगा और हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। ऐसी सूरत में आप क्या कमेंट करेंगे? मैं एक तो ये कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान अपनी सियासी जिंदगी में तारीख के इस दौराए पे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं था और इस दौर में हुकूमती ओहदा नहीं था। तो 1988 के बाद जितने भी सेटअप आए, चाहे वो अपोजिशन में भी रहे हैं तो कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे और उन्होंने बड़ी टेक्टफुली, स्किलफुली उनकी पॉलिटिकल मूव्स थी। तो इसके बाद वो अब जो सूरत हाल है, पीडीएम के वो सरबराह रहे और अपोजिशन और इसको, तो अब वो अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब हो गए। ये जो आईनी तरमीम है ये हमें मानना पड़ेगा कि हुकूमत की पसपाही हो। बिल्कुल, इसमें मौलाना फजल रहमान का बहुत अहम रोल था और मंजूरी में भी अहम रोल। बिल्कुल है। तो आपको लगता है आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कोई इत्तेफाक हो जाएगा एक मुश्तरका अपोजिशन पे? बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि सियासत का एक असूल है कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं, खलीफ बदलते रहते हैं, माजी में रह के नहीं हो सकते। और ये माजी में भी आपको एक बात बताऊं बड़ी अहम कि जब शौकत अजीज वजीर आजम बने
तो उनके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान कैंडिडेट थे, तो तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को वजीर आजम का वोट दिया था, लेकिन और मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। तो ये कोई ऐसे नहीं है अभी क्योंकि नौजवान है ये, वो उनको दोस्त पता और नहीं हमारी दुश्मन तारीख। का तायुन जो है वो वक्त करता है। बिल्कुल, सियासत में तो ऐसा ही होता है। लेकिन ताहिर मलिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त तो खबरें फ्रैक्शंस की आ रही हैं पीटीआई में जो मौजूद हैं कि उनका भी आपस में इत्तेफाक नहीं है कि मौलाना साहब से राब्ता किया जाए या ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से आ रही है कि वो इसके मुखालिफ हैं। देखिए, बात ये है कि जब किसी पार्टी पे कड़ा वक्त आता है ना, तो ये खबरें चलवाई जाती हैं, पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई, इख्तिलाफात हैं, ताकि अवाम में परसेप्शन ये आए कि पार्टी तो खत्म होगी। तो इसको बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो जब थे क्राइसिस में, उन्होंने आखिरी तकरीर की कौमी असम्बली में, तो उन्होंने एक गैर मुल्की मुल्क की एम्बेसी की कॉल का हवाला दिया जिसमें वो कह रहे थे पार्टी इज नॉट ओवर। तो असम्बली में उनकी तकरीर है पार्टी इज नॉट ओवर। तो पाकिस्तान में भी जो मेहरबान है उनके लिए ये हिदायत है कि पार्टी इज नॉट ओवर। आपने काफ लीग बनाई, नून लीग नहीं टूटी, आपने पेट्रियाट बनाई, आपने नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई, आपने पीपल्स पार्टी के दरे करे, तो इस तरह के काम क्यों करते हैं? अगर तहरीक इंसाफ कमजोर होगी तो अब दिसंबर का मौसम है, आप देखें, आपने जाया किया। अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान के किसी कोने में जाती थी तो नारे लगते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, पख्तून भी लगाते थे, बलोच भी, पंजाबी, वो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत थी। तो उनको कत्ल करके पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आज सियासी पार्टियों को कमजोर करके आप फेडरेशन को कमजोर कर रहे हैं। अगर देखें ना, अंग्रेज दौर में मुस्लिम लीग को तोड़ देते, डिवाइड कर देते, तो पाकिस्तान बन सकता था, कायदे आजम का एक धड़ा होता, दूसरा। तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, और ना ये कामयाब हो सकती हैं। ये भी मैं बताऊं, तमाम तर कोशिश के बावजूद कुछ चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब, इन दी एंड में चाहूंगी जरा कमेंट करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो क्या दुरुस्त है, दुरुस्त ट्रैक पर है? बार बार जिस तरह से अवामी ताकत है उसका इस्तेमाल है वो उससे बढ़ती नहीं कम हो जाती? जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज अभी हमने देखे हैं, अभी कोई कामयाब एहतजाज नहीं हो सका है जितने भी किए गए उनकी जानिब से, उल्टा नुकसान ही हुआ। उल्टा नुकसान उन्हें। हाँ, तो आपको लगता है कि जिस मोड़ पर आ चुकी है ये पार्टी इस वक्त, तो जिन मुश्किलात से गुजर रही है, इसमें मेन रोल किसका है? लीडरशिप का है या जो सोशल मीडिया टीम है उसका है? देखिए, लीडरशिप, जो सोशल मीडिया टीम होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं दे सकते। वो स्ट्रेटेजी देना लीडरशिप का काम है, उनका काम है कि उसको आगे ब्लॉग के जरिए फैलाना। अभी तक जो सियासी हिकमत अमली है वो मुझे सियासी दानिश से महरूम दिखाई देती है। अब सिविल नाफरमानी तहरीक माजी में इमरान खान साहब की नाकाम हो चुकी जब उन्हें तायद हासिल थी ताकतवर लोगों की, और इंडिया पाकिस्तान की एक तारीख है, यहाँ गांधी जी की सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम हुई और उस वक्त तो अंग्रेज सरकार थी। और दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। अगर वो तहरीक कामयाब भी हो जाती और हमारी रियासत कमजोर होती तो मैं उसे कामयाबी नहीं समझूंगा। आप हुकूमत को कोई मुखालफत अपोजिशन कर सकते, लेकिन आपको रियासत को कमजोर नहीं करना चाहिए। ये फर्क मद्देनजर रखना चाहिए तहरीक इंसाफ की क़यादत। बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तजिया पेश करने के लिए, और आपकी बात बिल्कुल दर्ज है, हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, रियासत को नहीं। अभी ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक खुशखबरी बताते चलें। साउथ एशियन स्क्वाट वर्ल्ड राउंड मुकाबला जीतने का रिकॉर्ड कायम करने वाले नू बट ने स्क्वाट इवेंट के फाइनल राउंड में पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में कामयाबी हासिल करके नया एशियन रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और नू दस्तगीर बट ने 400 किलोग्राम स्क्वाट उठाकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाकर करीबी हरीफ ताइवान से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड चैंपियन वोंग पी यू 380 किलोग्राम और रूस के आंद्रे को 365 किलोग्राम न्यूट्रल एथलीट को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी पर ताशकंद के सिफारतखाने में खिलाड़ियों के लिए एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये खुशखबरी थी जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे शेयर की। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर पहाड़ों पर रहने वाले लोगों और उनके माहौल में मस्बत तब्दीलियां लाना है। और कौम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 2002 को पहाड़ों का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया और 2003 के बाद हर साल 11 दिसंबर को बैनुल-अक़वामी माउंटेन डे मनाया जाता है। दुनिया की 15% आबादी पहाड़ों में रहती है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से उनको शदीद खतरात लाहक हैं। जैसे जैसे कुर्राए अर्ज़ पर माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, जिनमें से अक्सरियत गरीब तरीन अफराद की है, उन अफराद को जिंदा रहने के लिए कड़ी जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। और आबो हवा गर्म होने का मतलब यह है कि पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। ये मसला दुनिया भर के लिए खतरा है, क्योंकि इससे चंद साल में पीने का पानी बिल्कुल नायाब हो जाएगा। पहाड़ों की हिफाजत और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही पैदा करने के लिए ही इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तस किया है। आइए मिलकर माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाकर अपने पहाड़ों और उन पर रहने वालों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि मजमूई तौर पर हमारी दुनिया पर इसका मस्बत असर मुरतब हो। बिल्कुल। और पीने का पानी ही नहीं कम हो जाएगा, बल्कि समंदरों में जो पानी की सतह है वो भी उभर कर बाहर आने लगेगी और हमारा खित्ता, जो कि अभी बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जो खुश्की का खित्ता है, वो भी पानी की लपेट में आ सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नन अदर देन हमारे अपने वकार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। और इनसे बेहतर कौन जान सकता है कि पहाड़ों की अहमियत क्या है, क्योंकि अभी ये एक सफ़र कर आ रहे हैं, एक मिशन पर आ रहे हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। वकार भाई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताइएगा सबसे पहले, पहाड़ी सिलसिले को लेकर, पाकिस्तानी पहाड़ी सिलसिले तो आप जानते ही दुनिया भर में मशहूर हैं और बहुत से जो कोपेमा हैं वो यहाँ आकर कोपेमाई इसीलिए करते हैं कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे पास। तो कितनी अहमियत देखते हैं पाकिस्तान को में लोग कितना जानते हैं इस हवाले से पहले से, और कितनी आगाही की जरूरत है? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम आलमी दिन के तनाजुर में देखें, मतलब जिस तरह पहाड़ों का आलमी दिन होता है, तो दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे जिनको मरकज होना चाहिए एक्टिविटीज का, सरगर्मियों का, और वो दो ममालिक हैं नेपाल और पाकिस्तान। और उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में 24% जो है, पूरी दुनिया या अर्थ जो है उस पर 24% पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो मुल्क है, पाकिस्तान में 64% जो है वो पूरा जो रीजन है या जो हमारी जो लैंड है उस पर पहाड़ है। और 64% जो पहाड़ है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो बुलंद तरीन पहाड़ जो है वो हमारे यहाँ, दुनिया में जो 14 बुलंद तरीन चोटियां 8000, उसमें से 5 हमारे पास हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ग्लेशियर्स हैं, उसके बाद हम देखें अगर कि ग्लेशियर्स जो हैं वो इसको तीसरा कुतुब कहते हैं। तीसरा कुतुब इसलिए कहते हैं कि यानी जनूबी कुतुब, जनूबी शुमाली कुतुब, और उसके बाद तीसरा कुतुब इसको कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स, हमारा 5 ग्लेशियर्स तो ऐसे हैं जो 50 किलोमीटर से ऊपर है, और उसके बाद 30 और 40, और उसके बाद अनगिनत ग्लेशियर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप 7000 की बात करें, ये 7500 से ऊपर जो बुलंद चोटियां अगर उनकी बात करें वो पाकिस्तान में, ये 7000 से ऊपर अगर करें तो 83 चोटियां हमारी 7000 मीटर से बुलंद है। फिर 6000 से ऊपर को प्रॉपर गिनती नहीं है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट ये है कि 6000 चोटियां जो है वो हमारी वो हैं जो कि 6000 मीटर से ऊपर हैं। तो मतलब नेपाल और पाकिस्तान इस हवाले से इतने अहम ममालिक हैं पहाड़ों के हवाले से कि अगर इनके स्टैट्स देखा जाए तो दुनिया में कोई और कंपैरिजन किसी जगह हो नहीं सकता। तो पूरी दुनिया में जो आलमी दिन पहाड़ों का मनाया जाता है तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और नेपाल जो है होना चाहिए। अच्छा वकार भाई, ये तो इम्पोर्टेंस पे हमने बात की। अभी आप जो रिसेंट आपके सफ़र का भी हमने जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का जो साइकिल तक का सफ़र था, साइकिल पर सफ़र था आपका, और जिसका टॉपिक यही था कि जो प्लास्टिक बैग्स है उसके खिलाफ आगाही दी जाए। चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो आपको देखने को मिले, और माहौल जो है उसको बचाने के लिए इस वक्त कौन कौन से इक़दाम है जिन पर फिल फॉर अमल दरामद करना होगा? कौन कौन से स्टेप्स, मेजर्स ऐसे हैं जो उठाने होंगे ताकि इनको तबाह होने से बचाया जा सके? है ना, देखिए जो गिलगित बल्तिस्तान का हमारा रीजन है, हमारा जो शुमाल है, ये सिर्फ हमारा असासा नहीं है, ये एक्चुअली बहुत कीमती तरीन असासा है। बर्फ के जखीरे के हवाले से, बर्फ के हुजम के हवाले से अगर हम देखें तो ये पूरी दुनिया का एक कीमती तरीन असासा है, और पूरी दुनिया में इंतहाई इस हवाले से हसास होने की जरूरत है। पॉलिटिकल मामलात अपनी जगह पे, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि ये क्योंकि अहम तरीन खित्ता है
जहाँ पे अहम तीन ग्लेशियर्स हैं, इसको तीसरा कुतुब कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया की जो एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम है, उसको बैलेंस करने के हवाले से इसका बहुत अहम तरीन इसका किरदार है। तो अगर इस खत्ते में कोई मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, तो वो जो भी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी उससे सिर्फ पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, उससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। और इस हवाले से बामेयर्स की बाज़गश्त जो है बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेस न्यूज़ का सिलसिला है, 3 साल हो गए। हर उसके मुख्तलिफ सीजन होते हैं, उसमें बहुत तफसील के साथ ये जो पामीर की बुलंदियां हैं, बामेयर्स से मुराद भी ये है ना कि ये जो नेपाल हिमालय जितना भी पामीर है, फिर आपका कराकोरम आ जाता है, ये तमाम इलाका जो है इस पे क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। तो उस बारे में बहुत अच्छी, बहुत ही मुफस्सिल तहकीक है और मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियां बहुत बदतरीन तरीके से उन्होंने असरअंदाज जो है यहाँ पे होना शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से इस तरह की हमारा तो है नहीं, मतलब पूरी दुनिया का ही एहसास है, पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करता है। अच्छा, ये मेंटेनेंस की अगर बात करें तो वकार भाई, मैं स्विट्जरलैंड गया था, वहाँ पर बहुत छोटी जो है हाइट की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन उस पर भी जो ग्लेशियर्स हैं उनको महफूज रखा गया है उन पर केमिकल छिड़क कर। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे पास तो 7000 आपने जैसे जिक्र किया और उससे भी बड़ी बड़ी चोटियाँ हमारे पास मौजूद हैं, तो उस पर तो नेचुरली बहुत देर तक ग्लेशियर्स जो हैं वो बने रह सकते हैं, तो छोटी पहाड़ियों पर अगर साल भर रहें, यहाँ पर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज को थोड़ा समझने की इस हवाले से जरूरत है कि ये किसी भी खित्ते का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली बैन अवी मसला है। यानी आप इसको यूं देखें जिस तरह हम पूरा एटमॉस्फेयर जो है जो 100 किलोमीटर ऊपर तक, ये सारा हम शेयर करते हैं। तो जहाँ पे भी कार्बन एमिशन है, कोई भी चीज है, तो यहाँ पे अगर मैं धुआं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉर्डर पार नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे तो कोई बाउंड्रीज नहीं है ना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो हमारी अर्थ पे है, लेकिन एटमॉस्फेयर तो हम शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह ये जितना भी क्लाइमेट चेंज है, इसका जो इम्पैक्ट है ये पूरी यूनिवर्सल हर तरफ ही आएगा। इससे पता नजर के कौन सा मुल्क जो है वो धुएं में या कार्बन एमिशन में या किसी चीज में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका कोई नहीं है। ऊपर तो सारा कुछ सेम होगा। ग्लेशियर्स जो है ये बहुत बड़ा, मतलब आप स्विट्जरलैंड की तरह आपने मिसाल दी है या हिल्स वगैरह की आप मिसाल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मैं जिन ग्लेशियर्स की बात कर रहा हूँ वो बहुत ह्यूज और बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं जिनका अपना एक पूरा सिस्टम खुद जनरेट करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह हम नारायण कागान के ग्लेशियर्स की बात करें और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो उनका आपस में तो कोई कंपैरिजन नहीं। तो इसका मतलब है कि ये इसको डेफिनेटली इसको बहुत ज्यादा संजीदगी की जरूरत है इस हवाले से। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी वकार साहब आगाही की बहुत ज्यादा जरूरत है बेसिकली, तो इस हवाले से अवेयरनेस ही बहुत ज्यादा कम है। और दूसरा ये कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा नाइला कियानी ने एक सफाई की मुहिम जो है वो पहाड़ों पर शुरू की और बड़ी मिकदार में जो कचरा है वो भी उन्होंने उठाया वहां से। इस हवाले से आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट है या दीगर जो समाजी तंजीमें हैं उन्हें कितना काम करने की जरूरत है? समाजी तंजीमें तो काम कर ही रही है, मतलब आप गवर्नमेंट बोल रहे हैं, समाजी तंजीमें और इस तरह की एनजीओ लोकल कम्युनिटी जीबी में काफी अच्छा काम कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये जो अली और हिना ये है ना, ये जो प्लास्टिक का बैग है, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ भी इसने जो बदतरीन हालत की हुई है, ये तो अपनी जगह पे है। जो बदतरीन हालत आप देखें ना, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना सेंसिटिविटी है ग्लेशियर्स के वाले से, जो कि मतलब जिनका पूरी दुनिया की इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बनता है, वहाँ पे एक शॉपिंग बैग कितनी बड़ी मुजरमाना हरकत है और वहाँ पे आबादी ठीक है। तो इस सवाल से सेंसिटिविटी और उसको होने की जरूरत है। अभी तक हमारा तो खैर बिल्कुल सिरे से नहीं। मैं अब जब से वो प्रोग्राम किया ना, तो आपको एक लतीफा सुनाता जाऊं कि पहले भी मेरा पूरी कोशिश होती थी कि ये प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ना किए जाए, कम किए जाए। अब तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा है कि एक बंदा जो इतना ज्यादा बोल रहा है वो खुद भी तो यही करेगा ना, तो मैं बिल्कुल एक सख्ती के हाथ से ना, मैं कसम जिस तरह आप उठा लेते हैं कि मैंने शॉपिंग प्लास्टिक बैग इस्तेमाल नहीं करता, तो दुकानदार मेरे साथ लड़ पड़ते हैं और वो हैरान होते हैं। अब उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये हाथ में पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं चीजों को, वो समझाना वहां पे इतना बड़ा, मतलब वो ऐसे लगता है जैसे वो हाथापाई जो कराएंगे कि भाई तुम क्यों नहीं ले रहे हो प्लास्टिक बैग। तो वकार भाई इसके अलावा आपको क्या लगता है कि हमारे पहाड़ों को महफूज रखने के लिए और क्या मसाइल हैं जो आपने नोट किए हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पहाड़ तो आपको पता है अपनी जगह पे उनको तो कोई ऐसा इशू नहीं होना, लेकिन पहाड़ के अंदर जो वैलीज हैं जिसमें लोग आपको मालूम है कि वो है, या जो ग्लेशियर्स हैं, इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ है कि दुनिया का अहम तीन खत्ते पे अहम तीन स्टडीज अभी तक नहीं हुई, जिनको साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुई। मतलब
पूरी दुनिया में जितने भी खित्ते होते हैं जहाँ पे इस तरह के मामला होते हैं उस पर तो इतने ज्यादा मैं भी आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मुझे तो इतने ज्यादा रेफरेंसेस देने चाहिए थे कि जहाँ पे ग्लेशियर्स सुकड़ रहे हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स फैल रहे हैं। यहाँ पे एक मुतनव्वे किस्म की स्टडीज आ जाती हैं। कराकरम में नॉर्मली कुछ कह रही होगी, कोई और स्टडी जो है वो ये कह रही होगी कि ग्लेशियर्स सुकड़ रहे हैं, कोई कहेगा फैल रहा है। लेकिन मैं इसमें ये समझता हूँ कि जो लोकल कहते हैं, जिनकी 2-3 नस्लों से जो जिनके पास डाटा है वो दुरुस्त कहते हैं। बांग्लादेश की जो बात वो वाला जो सिलसिला है उसमें भी सारे लोकल जो है मकामी लोग जो कि उन पे अब बदतरीन इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। उनकी जो डे टू डे लाइफ है या उनका जो पूरा सर्कल है और पूरा साइकिल है वो सारे का सारा अब तब्दील हो रहा है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह ये बता रहा है कि ये जो है ये पहले तो निसाबी सिर्फ किताबों में हम जिक्र करते थे मौलियाती, तो अब ये हमारे सामने आ चुकी है। एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा, इन दी एंड वकार साहब, आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान है, जिसको हम पहाड़ों का घर भी कह सकते हैं, इस हवाले से दुनिया का सियाहती मरकज पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? सियाहती मरकज होना चाहिए, यहाँ पे तेल धरने को जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि ऐसा नहीं है। और जहाँ पे अभी भी आप देखिए तो गिलगित अभी जब मैं बस के आसम में गया हुआ था उससे पहले, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जब आप जाते हैं जीबी में वहाँ पे तो दुनिया भर की नेशनैलिटीज और स्पेशली इस तरह थाई, मलेशियंस और फिर यूरोपियंस अब आते रहते हैं। वहाँ पे इशू इस तरह नहीं है, लेकिन उस मैग्नीट्यूड उस लेवल उस तरह तो नहीं आते। मतलब अभी तो यहाँ पे तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। इस तरह के पाकिस्तान के पहाड़, ये पाकिस्तान का पहाड़ों का पस मंजर है। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो टूरिस्ट नजर भी आता है ना इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में आता है जीबी के लिए, वो सिर्फ 2 वजूहात की वजह से आता है। ये सियाहत की फिरोग की 2 वजूहात है। एक तो ये है कि जो फोटोग्राफर्स हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े आला फोटोग्राफर्स हैं जो पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं, वो जो तस्वीर उनकी बैन अल-अक़वामी जरीदों में शाया होती है, ये बैन अल-अक़वामी सतह पे जाती है, तो वहाँ पर फिर लोग उसको देखने के लिए, तो एक तो फोटोग्राफर्स का बहुत बड़ा किरदार है और दूसरा लोकल कम्युनिटी की मेहमान नवाजी का। जीबी की खास कल्चर था का जहाँ पे आप बहुत अपने आप को आजाद फील करते हैं, आपको मालूम होता है, आप बहुत सिक्योर अपने आप को महसूस करते हैं। मेहमान नवाजी है, ये एक 2 चीजें हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है कि ये जीबी में टूरिज्म जो पिछले दाइयों से नजर आ रहा है। अगर आप हुकूमती मामलात देखें, उस साइड पे देखें तो आज तक तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। बिल्कुल वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि आपका सफ़र कैसा रहा, किन किन मुश्किलात का आपको सामना रहा, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन पर फोकस करके हम अपने पहाड़ी इलाकों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास बहुत सारी रेंजेस मौजूद, हिमालयाज़, कराकरम, इवन हिंदूकुश के भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो हमें तो चाहिए कि इन जगहों को इतना, इनके दामन को इतना खुशियों से भर दें कि लोग यहाँ पर खुशियाँ समेटने आए। लेकिन होता ही है कि हम इनके दामन खुशियों से भरने की बजाय अपनी तिजोरियाँ भरने लग जाते हैं और अपना 5 साल दौरे इक़्तिदार है उसमें सिर्फ ये मसरूफ़ रहते हैं कि हमारा 5 साल अच्छा गुजर जाए, अगले चाहे सदियाँ और आने वाली दहाइयाँ जो है ना वो ख़राब हो जाएँ। तो कोशिश ये करें कि फ्यूचर का सोचें, बिजनेस करें। जो बैंक में आपके पैसे रखे होते हैं ना उनकी भी वक़्त ख़त्म हो जाती है, तो कोशिश करें बिजनेस में डालें, उसे रनिंग रखें, वो वापस लौटते रहेंगे, आप ही को पहुंचेंगे, किसी को नहीं जाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जनाब वेलकम बैक। गोल्फ के खेल से किसका तारुफ नहीं है। दुनिया भर में गोल्फ काफ़ी मकबूल खेल है और पाकिस्तान में किसी खेल का टैलेंट ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तानी मर्द गोल्फ में अपना नाम पैदा कर रहे हैं बल्कि लड़कियां भी अब इस खेल में मुल्क का नाम रोशन करने लगी हैं। तैयार हैं, मौजूद हैं इस वक्त एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म पर, हमारे स्टूडियोज में मुलाकात करवाने वाले हैं इंतहाई टैलेंटेड गोल्फ प्लेयर बुशरा फातिमा से, जो हाल ही में होने वाली 43वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में छा गई हैं और उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए खवातीन कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है। मजीद बातचीत करने के लिए इस शानदार जीत पर उन्हीं से बातचीत करते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बुशरा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So thank you so much for having me today. We are glad that you're here and we are amazed as well. हम लड़कियां कह रहे हैं, आप तो बच्ची हैं। मुझे बताएं, how old are you? कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं और चैंपियनशिप आपने जीत ली है, कैसी ज़बरदस्त तैयारी थी, सब कुछ ज़रा बताएं। As I'm 16 years old and I'm in my last year of high school in 12th grade. और अभी ये पंजाब ओपन चैम्पियनशिप जो मैंने जीती है इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी और मुझे काफ़ी उम्मीद भी थी और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा, एक बहुत वेल मैनेज टूर्नामेंट था और मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मुझे खेलने का बहुत
मतलब इतना एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैंने बहुत इन्जॉय किया और इवेंचुअली विन भी कर लिया। That's brilliant. जबरदस्त। बहुत बहुत ज़बरदस्त। कैसे आपको इसका शौक पैदा हुआ? बहुत महंगा खेल कहलाता है ये, और आमतौर पर आपको बड़े बूढ़े ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, एक 16 साल retired लोग लड़की जो- कैसे? जी, तो मुझे शौक ऐसे पैदा हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स का शुरू से ही बहुत शौक था। तो मेरे पेरेंट्स ने गोल्फ क्लब की मेंबरशिप ली और फिर मैंने कोचिंग लेना स्टार्ट की। फिर मेरे कोच ने मेरी स्किल्स को निखारा एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कम्पीटिंग। तो टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट किए और फिर वहाँ से फिर मुझे बहुत शौक हो गया गोल्फ का। तो मैंने कहा अब तो ये खेलनी है। अच्छा, आप कह रही हैं बचपन से, अभी भी आपका बचपन ही है बुशरा, अभी छोटी सी प्यारी सी एक लड़की है हमारे सामने। But अच्छा, look at her, मुझे she's बताएं, really passionate हाँ about it. एग्जैक्टली, आपको शौक आप कह रही हैं पैदा हुआ, क्या आप देखती थी लोगों को गोल्फ खेलते हुए पहले, या फिर आप किससे इंस्पायर हुई? आपकी मोटिवेशन कौन था गोल्फ में आने के लिए? मैंने, क्योंकि मुझे गोल्फ खेलने से पहले तो गोल्फ का बिल्कुल भी नहीं पता था। एज यू सेड के यू नो बहुत एल्डरली लोग गोल्फ खेलते हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह होता है बिकॉज गोल्फ के बारे में इतनी नॉलेज और इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में। तो लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखें, इंटरनेशनली लोग बहुत यंग एज से बच्चे स्टार्ट कर देते हैं खेलना, और मतलब उनकी स्टडीज़ के साथ साथ वो गोल्फ को भी कंटिन्यू रखते हैं। तो इंटरनेशनली इसका बहुत स्कोप भी है और बहुत ज़्यादा मतलब यंग एज में खेली जाती है। बिल्कुल, इंटरनेशनली तो वो इनकॉर्पोरेट करते हैं आपको स्पोर्ट्स के साथ शुरू से ही, और कोशिश करते हैं कि हर बच्चा कोई ना कोई सिलेक्ट करके खेले जो खेल उसको पसंद हो। बिल्कुल। तो आपने किस तरह से सिलेक्ट किया? क्या गाइडेंस थी आपको पहले से? आपने बताया कि गोल्फ क्लब की मेंबरशिप थी जिसकी वजह से आपने शुरू किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी और चीज़ें भी मौजूद होती हैं क्लब मेंबरशिप में, आप वो भी कर सकती थी, गोल्फ ही क्यों? गोल्फ एक्चुअली इसलिए मैंने ज़्यादा स्टार्ट की क्योंकि जब मैंने एक लेवल पे आके जब अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिया तो व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट विन, तो यू नो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। और जब मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो फिर आपको मतलब शौक भी होता है और आपका शौक बढ़ता है। तो फिर इसी तरह मैंने फिर और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की और गोल्फ को और टाइम देना स्टार्ट किया, और फिर इसी तरह फिर उसके बाद मैंने टूर्नामेंट्स खेलने शुरू किए। तो अभी इंटरनेशनली भी मैंने पाकिस्तान को 4 दफ़ा रिप्रेजेंट किया है। जबरदस्त। तो इस तरह आर यू अ नेचुरल एट इट, और आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी? आई वुड से आई एम नेचुरल, और मेरा टैलेंट भी मतलब गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं होते जो उस तरह है काफ़ी। जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि बड़ा टफ होता है स्टूडेंट्स के लिए किसी भी एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटी है या स्पोर्ट है उसको साथ लेकर चलना, आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान है? कैसे मैनेज करती हैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी गोल्फ प्रैक्टिस को जी, भी? बिल्कुल सही कहा आपने। पढ़ाई के साथ गोल्फ मैनेज करना और इवन के स्पोर्ट हर तरह की मैनेज करना पढ़ाई के साथ, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल्स और मेरे टीचर्स हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं हर चीज़ में। और वो मुझे मतलब मैंने अपनी असाइनमेंट्स फिनिश करनी होती हैं, वो मुझे थोड़ा टाइम देते हैं। और फिर लेकिन गोल्फ के साथ साथ मेरे डे में मतलब 3 to 5 आवर्स मेरे पढ़ाई के लिए भी निकल आते हैं और गोल्फ के लिए भी। और कितना टाइम आप गोल्फ प्रैक्टिस करती हैं? गोल्फ में 4 to 7 आवर्स अ डे। 4 to 7 hours a day is a huge amount of time. अच्छा, ये बताएं आपके दोस्त जो हैं वो क्या अप्रिशिएटिव हैं इस चीज को लेकर, या कहते हैं यार क्या तुम गोल्फ खेल रही हो, चलो हमारे साथ जो है वो दीगर मेरे खेल जो लड़कियों के लिए होते हैं मखसूस हो? मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन के जब मैं विन करती हूँ तो हम इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और इवन के कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो खुद भी खेलते हैं गोल्फ। आपसे इंस्पायर होकर भी बहुत सारे फ्रेंड्स आपके खेलना शुरू हो गए, और आज देखेंगे हम इसके बाद भी बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं या लड़कियां हैं वो आपको देखकर इंस्पायर होकर शुरू करेंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो गोल्फ है इसके क्या कुछ रूल्स होते हैं या कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप ये गेम खेल सकते हैं? और इतना अच्छा जब गेम आपने कह रही हैं कि आप जिस तरह से जीत रही हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी आप कॉम्पिटिशन्स विन कर रही हैं, कोई स्पेशल टेक्निक्स हैं आपके पास? जी, टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है गोल्फ में, लेकिन टेक्निक के बाद फिर सारा आपकी मतलब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस टेक्निक पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है यू नो उसको परफेक्ट करने के लिए बेसिकली। तो वो होता है। और उसके अलावा जो आपने पहले कहा था कि गोल्फ रूल्स, हाँ जी, गोल्फ रूल्स, तो उसमें ये होता है कि गोल्फ का जो रूल्स होते हैं ना उनकी प्रॉपर बुक्स होती हैं और कोर्सेज होते हैं जो प्लेयर्स ने करने होते हैं। अच्छा, तो वो काफ़ी डिटेल्ड रूल्स होते हैं और प्लेयर्स कोर्सेज करते हैं उन रूल्स के लिए। राइट।
तो ये बताइएगा कि जो अभी देख रहे हैं कुछ लोग जो इंटरव्यूज देख रहे होंगे और कुछ आप जितनी जो है लड़कियां भी होंगी, अगर वो देख रही हैं परसू करना चाहें गोल्फ ही को अपने करियर के तौर पर, तो क्या पैगाम देंगे? आई वुड से कि बहुत अच्छी ऑप्शन है गोल्फ, बिकॉज एक सेफ स्पोर्ट है, आपको इतनी ज़्यादा मतलब चोट तो नहीं लग सकती, और उसके अलावा बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है, पेशेंस, और मेंटली वो आपको बहुत स्ट्रांग और मतलब इतना फोकस रिक्वायर्ड होता है। तो इट्स एन अमेजिंग स्पोर्ट टू परस्यू एज अ करियर, और बहुत अच्छी स्पोर्ट है, तो डेफिनेटली करें। ज़बरदस्त। अच्छा, और आखिर में ये बताएं कि कोई फ्यूचर में कौन सा टूर्नामेंट है जिसके लिए तैयारी कर रही हैं, जहां आपने ये ग्रीन ब्लेजर पहन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? जी इंशाल्लाह फ्यूचर में होपफुली पाकिस्तान के लिए मेजर टूर्नामेंट्स जीतने हैं, और पाकिस्तान के लिए मतलब एक हिस्ट्री बनानी है ज़रूर गोल्फ के मैदान में, और मतलब उन खिलाड़ियों में से बनना है जो अपने मुल्क का नाम फख्र से बुलंद करें। बिल्कुल बुशरा फातिमा, पूरी उम्मीद है भाई, बिल्कुल हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं हम कि पाकिस्तान की टाइगर वुड्स आप ही होंगी। और खवातीन, क्योंकि पहली आप वजीर आजम भी हाँ पाकिस्तान ही की थी, मुस्लिम जो लीडर थी उनके तौर पर सामने आई, तो वाई नॉट कि पाकिस्तान की जो टाइगर वुड्स हो वो हमारी एक खातून हो। बिल्कुल हो सकता है। बुशरा फातिमा बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब टॉप ऑफ द ईयर हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 8 से 15 दिसंबर तक के दौरा चीन पर, और चीन का दौरा करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं। इस दौरे का आज तीसरा रोज है और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने की याददाश्त पर दस्तखत किए जा रहे हैं। चीन और सूबे पंजाब का जो माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला हुआ है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला भी हुआ है, और चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक किया गया है। इस कामयाब दौरे में अब सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। इस दौरे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुखारी साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अज़मा साहिबा, सुबह खैर, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा आज़मा साहिबा, सबसे पहले ये बताइएगा, बहुत से लोग नुक्ताचीनी करते रहते हैं, लेकिन आज हम नुक्ताचीनी नहीं बल्कि उस पर बात करेंगे कि आप जो मुआहदे और याददाश्तों पर दस्तखत कर रहे हैं उनमें क्या तफसीलात हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है। और ये एक तारीख साज लम्हा है जिसमें हमने देखा कि पहले हमारे पास एक खातून वजीर आजम थी, अब एक वजीर आला है जो दौरा चीन कर रही हैं, तो इस पर बात करेंगे। मरीम नवाज का जो चीन का दौरा है उसमें क्या कुछ होने वाला है, और तकरीबन 8 दिन का ये दौरा है, इतना तवील क्यों रखा गया? बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आई एम ग्रेटफुल कि आपने सीएम साहिबा के इस विजिट के हवाले से जो है वो मुझे बात करने का मौका दिया। देखिए, ये यकीनन एक हिस्टोरिक मौका है कि एक खातून चीफ मिनिस्टर और ऐसी चीफ मिनिस्टर जो वाइब्रेंट है अपने सूबे के अंदर, अपने सूबे की भलाई के लिए। बाकी भी और बहुत सारे सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आपको इस तरह से जो पंजाब के अंदर जो तरक्की और खुशहाली का रोड मैप जब से वो आई है तब से जो उन्होंने लेके चली हैं उसको अब इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्रोविंस की जो है उनको स्टेट जो है वो गेस्ट का दर्जा मिला है, और उनकी बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, और हर जो सेगमेंट है हमारा, जो हर शोबा है वो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं। ज़राअत के हवाले से जो उनका पहला विजिट था जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है मैकेनाइजेशन जो कर दी है चाइना ने, वो बहुत आई ओपनर थी। और सीएम साहिबा हमेशा से एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत कंसर्न्ड हैं, और इसलिए एक याददाश्त जो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे चाइना में जो दुनिया में काम कर रही है उसके साथ मुख्तलिफ ट्रैक्टर्स, और वो ट्रैक्टर्स जो विदाउट एनी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के काम करते हैं, रोबोट्स हैं, उनकी जो है उनके साथ याददाश्त पे दस्तखत हुए हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अपना प्लांट 3 महीने के अंदर, उनके बाद जब फॉलो अप मीटिंग हुई सीएम की मीटिंग के बाद, तो अपना फॉलो अप उनका मीटिंग में ये था कि वो 3 महीने के अंदर अपना प्लांट पंजाब में इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करने के काबिल हैं। उसके बाद जो कैंसर के हवाले से जो एक बहुत दिल के करीब है उनके, कैंसर के हवाले से जो इलाज है उसमें जो है वो उन्होंने विजिट किया। वहां पर जो सबसे बड़ी जो कंपनी है जो कैंसर के हवाले से जिसकी इक्विपमेंट जो है पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, वो जो है पंजाब के अंदर जो खास तौर पे लाहौर में कैंसर केयर हॉस्पिटल बना रही है, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, उसके अंदर जो है
वो रोबोटिक सर्जरी से लेकर तमाम जो बाकी इक्विपमेंट है, जो कि हमने जब उनकी ब्रीफिंग देखी तो जो केमोग्राफी है, जिससे बहुत आपको पता है कीमोथेरेपी से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ जो है पेनफुल ये वो होता है, वो बहुत लेस पेनफुल होगा उन इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए। तो ये था। फिर उसके बाद माहौलियात के हवाले से आपका Exactly, और स्पेसिफिकली अज़मा साहिबा स्मॉग के हवाले से भी, जिससे बड़ा ज्यादा खास तौर पे लाहौर भी मुतासिर हुआ, पंजाब बहुत मुतासिर है, उस पर भी चीन से कोई मदद जो है वो पाकिस्तान ले रहा है? जी बिल्कुल ले रहा है जी। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक वर्किंग ग्रुप बना दिया है जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर हेड करेंगी। और चूंकि चाइना के पास एक सक्सेस स्टोरी है स्मॉग के हवाले से, लेकिन एक जो खुशी की बात थी वो ये है कि जो उनका प्लान था और जो पंजाब ने मिटिगेशन प्लान स्मॉग का बनाया हुआ है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, और हम सही ट्रैक पे हैं। और ये कल जो है वो रिकग्नाइज भी किया चाइनीज अथॉरिटीज ने कि जो आपका मिटिगेशन प्लान है वो बिल्कुल सही लाइंस के ऊपर बनाया गया है, और इसके ऊपर विद इन सम इयर्स इंशाल्लाह हम एक रिमार्केबल चेंज ला सकते हैं। और रिमार्केबल चेंज की अगर बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग जो इस वक्त रिसर्च आ रही है वो चाइना में जारी है कैंसर के हवाले से, और अब जब हम देख रहे हैं कि दोनों का इश्तराक जारी है, तो क्या कुछ होने जा रहा है, किन याददाश्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, और आप लाहौर में या पंजाब में या पाकिस्तान में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? जी मैंने जैसे कैंसर के वाले से तो बता दिया कि जितनी भी रीसेंट रिसर्च है और जितनी भी मॉडर्न इक्विपमेंट हो सकता है कैंसर के हवाले से, मुझे मूव करना है चूंकि चीफ मिनिस्टर साहबा हमारी एक मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। सो वो कैंसर के हवाले से तो मैं आपको बता जी अज़मा बुखारी साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। गालिबन वो मीटिंग में जा रही हैं जिसकी वजह से वो मूव कर रही हैं, और मूव करने की वजह से ही उनकी इस वक्त आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये दौरा है दोनों मुल्कों, ख़ास तौर पर पंजाब के लिए इसकी बहुत अहमियत है, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ का जो ये चीन का दौरा है तारीख़ी दौरा है, क्योंकि देखें किसी शख्सियत की मोहब्बत में चाहने वाले तो मरे जा रहे हैं, लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी की भी मेहनत को, और उसमें ये शामिल है कि मरीम नवाज़ का ये दौरा जिसमें बहुत सी ऐसी जो हैं ग्राउंड ब्रेकिंग जो कार्रवाइयाँ हैं जो हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं, जिसमें अज़मा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर से। जी अज़मा साहिबा, मैं चाहूँगी कंटिन्यू करें जहाँ से आप बात कर रही थी। जी शुक्रिया जी। मैंने कैंसर के हवाले से डिटेल से बता दिया, स्मॉग पे बात हो गई। अब उसके बाद शंघाई में इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, और शंघाई में चूंकि आपको पता है कि एक ये इंडस्ट्रियल हब है, इसके ऊपर अभी उनकी एक जो चाइनीज अथॉरिटीज है उनके साथ मुलाकात हुई है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने फील किया है इस पूरे ट्रिप के अंदर वो ये है कि चाइनीज बहुत अहमियत दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को। और कल उनके जो वाइस चेयर हैं कल उनके मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि वो एक सीजन और एक मैच्योर पॉलिटिशियन देखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के अंदर, और वो एक जो है वो जनरेशन को आगे बढ़ा रही हैं, जो शरीफ फैमिली का एक रिलेशनशिप है, जो एक सी पैक के जरिए जो एक ताल्लुक बनाया है PMLN ने और शरीफ फैमिली ने, उसको वो आगे लेके बढ़ रही हैं। और आज भी जो है वो एनर्जी की जो है वो एक मीटिंग एनर्जी के हम उसमें जा रहे हैं, जहाँ पर सोलर के लिए जो सोलर प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, उसमें जो है वो उसको एक्सपेंड करने के लिए चाइनीज कंपनियों की मदद ली जाएगी। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो और सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर यूथ के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारी MOUs जो है वो ऑलरेडी साइन हो गए हैं। सो और हम देखते हैं अज़मा साहिबा कि मरीम नवाज साहिबा चीन के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, दीगर जो इदारे हैं उनके भी दौरे कर रही हैं। 4 दिन का जो मजीद दौरा, 4 दिन हो चुके हैं दौरे के, और बाकी जो मसरूफियात हैं आगे की एक्टिविटीज वो क्या होने वाली हैं CM पंजाब की? जी उसके अंदर मुख्तलिफ एक तो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं जी, जाहिर है जो CPC जो रूलिंग पार्टी है यहाँ की, लेकिन आपको मालूम है चूंकि यहाँ पार्लियामेंट जो है वो नहीं होती, तो यहाँ पर जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वही हुकूमती ओहदों पर भी मौजूद होते हैं। सो आज जो है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि अभी हम 2 मीटिंग्स जो हैं वो करके निकले हैं, उसके बाद अभी हमको जो है वो जाना है जी मुख्तलिफ जो मैं आपको बता सकूं अगर क्लियरली
जिसमें इंडस्ट्रियल जोन में जाना है जी अभी, और 1 मिनट, और उसके बाद जो कमोडिटी एग्जीबिशन है, ट्रेडिंग सेंटर है, वो वहाँ का विजिट करेंगी। फिर जिनको सोलर जो है उनका विजिट किया जाएगा, जिनसे हम सोलर के बारे में हेल्प लेंगे। और उसके बाद जो है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनके साथ हमारी जो है गुफ्तगू होनी है। उनकी जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहबा विजिट करेंगी। फिर स्कूल है एक, उसको देखेंगी। वहाँ पर स्कूल के अंदर जो है वो उनकी लर्निंग कैसे है, उनकी वो कैसे स्कूल्स को रन करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है जी उनकी कल, एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर बहुत सारे मेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह पार्टिसिपेट भी करेंगे। और 3 MOUs हैं जो बैंक ऑफ पंजाब के साथ साइन होने हैं। और उसके बाद जो है फिर वो कम्यूट करेंगी अगले शहर के अंदर। तो शंघाई के अंदर एक पैक्ड किस्म का स्केड्यूल है उनका, आज भी और कल भी, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि एक सूबा जो है उसके जो है वो हवाले से एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो, और उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे MOUs साइन होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे MOUs साइन होंगे और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी सूबे में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा, आपने अपने मसरूफ स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और गुफ्तगू की। और जो इस वक्त जारी है दौरा और दिन बाकी रह गए हैं उसके बारे में तफसील आपने बताई कि क्या क्या कुछ होने वाला है। मरीम नवाज क्या मुलाकातें करने वाली हैं, MOUs पर दस्तखत होने वाले हैं, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों और दीगर अहम इदारों की भी बातचीत हुई कि दोनों जानिब से ताउन किया जाएगा। वर्किंग कमेटी भी बना दी गई है, वर्किंग ग्रुप भी बना दिया गया है जो स्मोक के तदारुक के हवाले से है, और इसके अलावा कैंसर के हवाले से भी जो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं आज़मा बुखारी साहिबा ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। चले जनाब, वक्त आ गया है कि क्रिकेट पर बात हो। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी है और जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 183 रन बनाए थे। डेविड मिलर का किलर स्टाइल, जिसमें उन्होंने 82 रन जड़े, और जॉर्ज ने 48 रन बनाए, नुमाया रहे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 184 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 61 गेंदों पर 74 रन की शानदार इनिंग्स तो खेली, लेकिन पाकिस्तान को फतह से हमकिनार न कर सके। और पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 31, तैयब ताहिर ने 18, शाहीन शाफरीदी ने 9, जबकि उस्मान खान ने 9, इरफान खान ने 1। लेकिन सबसे जो मायूस कुन कारकर्दगी रही वो बाबर आजम की थी। अब्बास अफरीदी भी उसमें शामिल है, 0 रन बनाए, दोनों ही आउट हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट भी कहलाते हैं, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हिना आपको भी और अली आप दोनों को भी सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिर्जा साहब, क्या कमेंट करेंगे? पहले मैच में हमें शिकस्त हो गई, हम बड़े पुरुमीद थे। मोहम्मद रिजवान के 74 भी जो है वो टीम को शिकस्त से नहीं बचा सके, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देंगे तो यही होगा। रिजवान जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, आखिरी ओवर में वो आउट हुए और उनकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर पड़ा। जैसे उस्मान खान आउट हुए, जैसे तैयब ताहिर आउट हुए, फिर उसके अलावा इरफान खान आउट हुए, तो प्रेशर पड़ता रहा मिडिल ऑर्डर पर। अब वो अपनी इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहे थे और बाबर आजम खुशकिस्मत थे कि वो 0 पर रन आउट होते होते बचे और फिर उसके बाद वो 0 पर आउट हो गए। तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बड़ी ही कमजोर नजर आई और बैटिंग में पाकिस्तान की कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही, ना तजुर्बाकार बैट्समैन थे। और फिर उसके बाद रिजवान ने जो प्रेशर डलवाया बैट्समैनों पर, उसकी वजह से भी बैटिंग एक्सपोज हुई। साइम अयूब को किस खुशी में आप 1 डाउन पोजीशन पर खिला रहे हैं? ही इज एन ओपनर। उसने ओपनर की हैसियत से परफॉर्म किया है, आप उसको 1 डाउन पर लेकर आए, उसके बावजूद उसकी इंटेंट देखें, उसने 31 रन जो बनाए बड़े जारहाना अंदाज से बैटिंग की। दरअसल हम अपनी बैटिंग की वजह से ये मैच हारे। बिल्कुल, और बड़ी बारीक बीनी से आप देख रहे हैं। मिर्जा साहब, बताइएगा बाबर आजम का रवैया आपको कैसे लगा? अब आपने जैसे खुद कहा कि वो लकी थे, पहले रन आउट होते होते बचे 0 पर, फिर आउट हो गए, कैच आउट हो गए। तो आपको क्या लगता है, बाबर आजम को जो रेस्ट करवाना था वो अच्छा साबित हुआ, बुरा साबित हुआ? देखिए, रेस्ट करवाने का यह मतलब तो नहीं कि आप घर पे आराम करें या आप नेट्स में प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि तमाम खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगी। डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, बाबर आजम डिडंट प्ले एनी फर्स्ट क्लास मैच,
वो खेले ही नहीं। और मैच प्रैक्टिस और नेट प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरीके से वो गए और बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, वो उनकी वो फॉर्म ही नजर नहीं आ रही। जब से वो टीम से उनको आराम कराया गया या ड्रॉप किया गया है, उसके बाद से बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं। और कल भी यही हुआ, लग यही रहा है तो कि आपको नहीं लगता कि कुछ खिलाड़ियों को टीम के लिए खेलना चाहिए और कुछ खिलाड़ियों को अपने लिए खेलना चाहिए? बाबर आजम को कम से कम अपने लिए खेलना चाहिए, जो कुछ इस वक्त हो रहा है। अगर वो अपने लिए खेलेंगे तो टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे ना। अगर वो अपने लिए नहीं खेलेंगे तो टीम का क्या फायदा? अगर वो सिफर पर आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब है टीम को नुकसान है। मैं समझता हूँ अभी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में भी दोबारा से बाबर आजम और रिजवान आ गए ओपनिंग में, हैरत की बात है। आपने पहले उनको सेपरेट किया, जब न्यूजीलैंड के टूर पे लास्ट ईयर गए, शाहीन आफरीदी कप्तान थे तो रिजवान नीचे आ गए थे। लेकिन फिर समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजी क्या है। क्या ओपनिंग स्लॉट हमारी कंफर्म है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही इनिंग्स ओपन करेंगे, या फिर साइम अयूब किस दर्द की दवा है? हाँ, exactly. उनको आपने रखा हुआ है, वो जारहाना अंदाज से खेलते हैं। आपके ख्याल में उनको वन डाउन खिलाना सही नहीं था और ओपनिंग में खिलाना चाहिए था उन्हें? बिल्कुल, बाबर आजम शुड हैव कम एट वन डाउन। बाबर आजम आते रहे और आ सकते थे, तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को जो है वो गलत वन डाउन पोजीशन पर भेजा और पाकिस्तान को उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वो तो तेज खेले, आउट हो गए, लेकिन बाकियों ने क्या किया? एग्जैक्टली। अच्छा, और मिर्जा साहब बॉलिंग अटैक जो था हमारा, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बॉलिंग अटैक हारिस रऊफ ने है ना, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दी, उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी, लेकिन वो कोई और थे, वो ऑस्ट्रेलिया वाले हारिस रऊफ कोई और थे। ये भी आप सही कहती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के बाद अब साउथ अफ्रीका, वो हारिस रऊफ नजर ही नहीं आ रहे जो थे कल। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक तो बाउंसी विकेट्स है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स बड़ी सूटेबल थी हारिस रऊफ के लिए। वो मेलबर्न की जैसे बिग बैश भी खेले, उन्हें विकेट्स का भी आइडिया था। यहाँ थोड़ी सी उनको मुश्किल हुई है। अब देखते हैं, अच्छे बॉलर है, he can come back into his rhythm। और उसके अलावा जो हमने सबसे बड़ा ब्लंडर किया है ना, और अली, वो ये था आखिरी ओवर हमने सुफियान मुकीम को दे दिया। समझ में नहीं आता है कि यंगस्टर है, आप उसको आखिरी ओवर दे रहे हैं। जॉर्ज लिंडे ने जिस तरीके से 3 छक्के लगाए उसके आखिरी ओवर में, आप एक यंगस्टर को, आपके पास अब्बास आफरीदी का आप एक ओवर बचा के रख सकते थे जो आखिरी ओवर अच्छा करते हैं। और भी शाहीन शाह आफरीदी या हारिस रऊफ, आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपने आखिरी ओवर सुफियान मुकीम को दे दिया। ओवर कॉन्फिडेंट। यही बात मैं पहले बाबर आजम की कप्तानी में भी देख चुका हूं कि जो ये अपने फास्ट बॉलर्स थे, जो पेस अटैकर्स थे, खास तौर पर शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, वो पहले ही सारे ओवर करवा लेते थे उनसे और बाकी ओवर बचता ही नहीं था उनसे करवाने वाला। तो अच्छे ओवर गुजर जाते थे और बाद में जो है दूसरी टीमें जो मार मार कर भुरकस निकाल देती थी। वही गलती दोबारा की उन्होंने मोहम्मद रिजवान की जानिब से भी। इसमें प्लानिंग का फुकदान नजर आता है ना, कि आप ग्राउंड में कप्तान क्या सोच रहा है, किसका ओवर बचाना है, बड़ी जहानत का मुजाहरा करना पड़ता है। ये तो 3.5 घंटे की फिल्म है, T20 इंटरनेशनल मैच के 20-20 ओवर का मैच है। इसमें तो आपको बड़े क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, बड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ता है। मेरे ख्याल में यहाँ गलती हुई है पाकिस्तान से। सही है। और मिर्जा साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का भी हल्का सा जिक्र कर लेते हैं। टॉप ऑफिशियल्स पीसीबी के पहुंच गए हैं एक बार फिर से दुबई और मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। किस करवट बैठता देख रहे हैं ऊंट? हल्का सा तो नहीं, भारी जिक्र करें ना चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि ये सब पे भारी हो गई चैंपियंस ट्रॉफी। और काफी अरसे से लोग इंतजार में, लोगों की आंखें इंतजार कर करके पत्थर की हो गई हैं। अब आज पाकिस्तान के जो बातचीत चल रही है, कल एक खबर आई थी कि आईसीसी बगैर पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स के साथ मिलकर आज शेड्यूल को अनाउंस कर देगा, तो उसकी वजह से थोड़ी हलचल मची है। लेकिन अब ये कि बातचीत हो रही है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और भारत जो है उसको लिख के देने को तैयार नहीं है। तो देखते हैं, बाद औक़ात ऐसे डिसीजन आते हैं आईसीसी के कि अब आईसीसी को फुट इन करना पड़ेगा, और आईसीसी क्या डिसीजन लेता है ये भी देखना होगा। ब्रॉडकास्टर किसी सूरत $मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल पर। तो मेरे ख्याल में होगा, ये टूर्नामेंट जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर टूर्नामेंट नहीं होगा तो $750 मिलियन का नुकसान है। तो टूर्नामेंट जरूर होगा, मुलतवी हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद कोई विंडो नहीं है। सितंबर तक 8 टीमों को एक जगह जमा करना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो मेरे ख्याल में इस टूर्नामेंट को कराना ही कराना है। अब तो क्या तरीके का दिखाए जा रहा है, भारत दिखाए जा रहा है और वो उठाए भी जा रहे हैं आईसीसी की जानिब से। देखिए, भारत जो है एक बड़ी
फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और भारत की बड़ी से है लोग, इसीलिए तो आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो आईसीसी भी मजबूर है क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है वो उन्होंने भारत में ज्यादातर राइट्स बेचे, 90% राइट्स, तो वो बड़े मसाइल है उनके लिए, पैसों का मसला है, इसीलिए पैसों की वजह से सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसों की वजह से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, तज्जिया पेश किया आपने। और इस वक्त जो सूरत है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 फॉर्मेट में खास तौर पर बहुत पीछे रह रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो मैच होगा उसमें साउथ अफ्रीका को एक मुकाबला जरूर मिलेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। खूबसूरती का जिक्र हो तो दिमाग में हमेशा गिलगित बल्तिस्तान का मंजर आता है। जितना ये खित्ता खूबसूरत है और दिलकश है, इतने ही यहाँ के लोग खुश मिजाज और टैलेंटेड हैं। आज हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ सिंगर सलमान पारस मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात हम करवाते हैं। सलमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुज़िश्ता दिनों इनके बहुत सारे गाने घोरो घोरो कारे कारे सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल रहे, जिन्हें पूरी दुनिया में सराहा गया। मजीद सलमान से बात करते हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इनवाइट किया अपने स्टूडियोज में। सबसे पहले तो हम कोशिश यही करते हैं कि जैसे ही कोई गुलकार हमारे स्टूडियोज में मौजूद हो, उनसे उनकी मौसीकी के बारे में जानने के बाद फौरन उनसे सुन सकें। लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे। ये बताएं, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ और बाकायदा सीखा है आपने कहीं से? जी, इसमें यही है कि बचपन से ये मेरा एक नेचुरल था, नेचुरल वोकल्स थे मेरे। तो पहाड़ों में मैं यही था कि पहाड़ों का फ़ायदा ये था कि जो ट्रेडिशंस हैं वहाँ के, तो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स फिर वहाँ पे गाते गाते ये शौक़ बढ़ गया स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी और देन रिकॉर्डिंग्स की तरफ। तो इसी तरह से ये अब तक चलता आ रहा है ये शौक़, और फ्यूचर में भी चलता रहेगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आज सलमान, पहाड़ों का आलमी दिन भी है और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों के हवाले से आपका एक गीत भी हम चाहेंगे आप हमें सुनाएं। जी, आज पहाड़ों का आलमी दिन है। मैं सबसे पहले जितने भी जो क्लाइंबर्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान उन्होंने क्लाइंबिंग की है और जो आना चाहते हैं, मैं उनको एक तो खराज तहसीन पेश करूंगा और वेलकम भी कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि पहाड़ों की वजह से ही एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया में। हज़ारों में वहाँ पे क्लाइंबर्स आते हैं सालाना और क्लाइंबिंग के लिए। और वहाँ के जो मशहूर जो पीक्स हैं, K2, नागा पर्वत, राका पोशी, और इन्हीं पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया से लोग गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। तो इसमें हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए काफ़ी सारा कंटेंट बनाया है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म प्रमोशन के लिए या पहाड़ों की प्रमोशन के लिए है। तो उसी से रेलेवेंट एक पोइट्री है, मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। हम मालिक मुल्क सयाहत के दिवसाए में सिमटी जन्नत के, हम के टूरा का पोशी के शंदूर के नागा पर्वत के, मोहताज कहाँ पहचान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सब फूल हैं एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। हम बेटे हैं कोहसारों के बर्फीले मस्त नजारों के, हम बाम जहां के बासी हैं हम साए चांद सितारों के, खुद अपना रुतबा जान के हैं हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। खुद आती है जिस गांव में हर एक बुलंदी पाँव में, जहां बर्फ की चांदी फैली है सोना है जहां दरियाओं में,
जहाँ कंकर भी मर जान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं। जबरदस्त, Thank you. जबरदस्त, क्या जबरदस्त। मौसीकी, क्या गुलकारी, और उसके lyrics साथ हम है। मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखा रहे थे, कैसे बैठ रहे थे उसके साथ। जबरदस्त, मजा आ गया मनाजिर भी देखकर और आपकी आवाज भी सुनकर। आप पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है और हमें फख्र है आप पर। जहां हमारे फोटोग्राफर दुनिया को दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह हैं, वहां आपकी आवाज ने उसका मजा दुबाला कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका गाने के लिए। बताइएगा कि कुछ आपके सॉन्ग्स बहुत मशहूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर सेंसेशन बने हुए हैं, कारे कारे हैं, और अभी जैसे कि जिक्र किया है इन्होंने घोरो घोरो, इसके अलावा सितमगर भी है। कौन सा ऐसा गीत है जो आपके दिल के बहुत करीब है? इसमें ये बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी से ये पूछा जाए कि आपके जो औलाद हैं या बच्चे हैं उनमें से कौन सा आपको अच्छा Favorite लगता है। कौन सा इसी तरह किसी गुलकार से आप पूछते हैं कि कौन सा गाना, तो रिसेंटली जो गाने चल रहे हैं उनमें करे करे, गूरो, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सितमगर और एक सीरीज़ ऑफ सॉन्ग्स हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है मैं वो भी गाऊं, और साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान से बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ा मॉडर्न म्यूज़िक के साथ अपनी ज़ुबान की कोई कंपोजिशंस हैं मैं वो पेश करूं, ताकि बाहर के लोग भी सुने और पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान की ना, हमें ज़ुबान भी सुनना सुनी चाहिए। जाए। मेरा ख्याल है कि इस जबरदस्त, ज़बान में भी जबरदस्त। कुछ अच्छा, थोड़ा सा जितना खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान है उतने ही टैलेंटेड वहाँ के लोग भी हैं। और मुझे ये बताएं कि दीगर आप कौन कौन सी जबानों में गा सकते हैं और गा भी रहे हैं और आपने गाया भी है, और क्या कोई फर्क पड़ता है किसी और जबान में जब आप गाएं उससे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छा सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान की जो मेजर ज़ुबानें हैं 5 हैं, जो शना, ख्वार, वखी, बुरुशस्की और बल्ती। तो मैंने अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की 3 ज़बानों में मैंने गाया है, रिकॉर्डिंग्स की हैं। शना जो कि गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी ज़बान है, उसके अलावा बुरुशस्की और ख्वार में मैंने गाए हैं, और फ्यूचर में बल्ती और वखी भी मैंने गाने हैं, चूँकि मैं चाहता हूँ कि मैं तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में भी मैं करता रहा हूँ। और दूसरा जो आप कह रही हैं कि मुश्किल मेरे ख्याल से जब आप किस दिल से कोई चीज़ आप छेड़ते हैं, करने लगते हैं, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, तो आप कर जाते हैं। और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है जो मैंने दूसरी ज़ुबानों में गाने गाए हैं। जबरदस्त। तो हम भी सुनना चाहेंगे। सलमान, आपको आवाज, सलमान का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है इस्लामाबाद स्टूडियोज में मसले मौजूद हैं है। कि ये आप देख रहे हैं ना, इसलिए आपको कहते हैं कि प्लीज मेहरबानी करें, आप लोगों के रोजगार पर लाते ना हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है। तो अब दोबारा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आप हमें सुन सकते हैं क्या? जी जी जी, आवाज़ आ रही है। बहुत ही जी, आवाज़ आ इश्तियाक रही के साथ आपसे तीसरी मरतबा कह रहे हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान की किसी जो है एक्सेंट में, डायलेक्ट में हमें कोई जो है गाना एक बार फिर से सुना दें। जी जी बिल्कुल, मैं गा रहा हूँ। मैं ही ओ संग लुखें तू कारथे टू टांगेर हानुस्मा, मैं ही ओ संग लुखें तू कारथे टू टांगेर हानुस्मा, चोको हमेशा थे नांगेर हानुस्मा थे, माने तुम ही ऐसा जांगेर हानुस्मा, चोको हमेशा थे नांगेर हानुस्मा थे, माने तुम ही ऐसा जांगेर हानुस्मा। मैंने दुआए के हन अचाक बेअसर तुम उठो, मैंने दुआए के हन अचाक बेअसर तुम उठो, कचा के करे आखिर बशर तुम उठो, खसादान मेरे जो ताज़फर। और मैं बस वेट ही कर रहा था कि विजुअल्स चलें दोबारा से गिलगित बल्तिस्तान के और हम उसे एंजॉय कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त जब आप गा रहे थे तब हम नहीं देख सके। लेकिन आपकी आवाज़ में जादू है, जैसे ही वो सुनना शुरू करते हैं ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन आ जाती है, आप ऑटोमेटिकली जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान पहुँच जाते हैं। तो सलमान, अब ये बताइएगा कि मौसीकी में बहुत से लोग जो हैं वो डर के मारे नहीं आते हैं, हालांकि उनकी आवाज़ भी अच्छी हो और लोग सराहते भी हों, लेकिन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि करियर के तौर पर इसको देखना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। जी जी
तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? तो इस बिल्कुल ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा फिर म्यूज़िक की भी अपनी कैटेगरीज़ हैं कि आप ट्रेडिशनल म्यूज़िक कर रहे हैं या फिर मॉडर्न में आप एलीट क्लास के लिए म्यूज़िक बना रहे हैं। तो एक सिंगर जो अपने ट्रेडिशंस में फंसा हुआ बंदा है तो वहाँ पे ओबियसली इतना फ्यूचर नहीं होता म्यूज़िक का। लेकिन आप इसको एज अ कैरियर लेते हैं और एलीट क्लास का म्यूज़िक या फिर मॉडर्न म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका कैरियर इस वक्त चल भी रहा है। तो बहुत सारे मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। फिर दूसरा जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ से हमारी सोसाइटी किसी भी बंदे को किसी भी फील्ड में हो तो मोटिवेशन नहीं दे रही होती। हाँ। तो हमारी सोसाइटी में रहते हुए किसी भी चीज़ की तरफ मोटिवेट होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक स्ट्रगल होती है जो बंदा जो है ना करके आगे जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, आप बताएं आपकी मोटिवेशन कौन रहा आपके इस पूरे सफ़र में? कहीं ना कहीं तो आपका भी दिल किया होगा कि उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला तो छोड़ दिया जाए। आगाज़ में जब मुश्किलात आपने देखी, हर किसी को अपने करियर के आगाज़ में फेस करना पड़ता है, तो उस वक्त में आपकी मोटिवेशन कौन बना? यहाँ पे यही होता है कि आपके अंदर का एक इंसान होता है, एक विल होती है कि आपने कुछ करना है, जो आपका शौक़ है, और एक आप ख्वाब देख रहे होते हैं कि मैंने एक टारगेट रखा हुआ है, उसको पूरा करना है। तो मुश्किलात तो आती रहेंगी, आपने लड़ना है मुश्किलात से, और जब तक आपका ख्वाब पूरा नहीं होता तब तक आप स्ट्रगल में ही होते हैं। तो इसी तरह की कोशिशों से हम गुज़रते हैं। तो ये बताइएगा कि मौसीकी के अलावा भी आप कुछ करते हैं? जी, मौसीकी के अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ टूरिज़म एंड कल्चर डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में। तो टूरिज़म डिपार्टमेंट में रहते हुए मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो है म्यूज़िक के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। सलमान, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर से हमें कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए। चलें जी, कि आज पहाड़ों का दिन है तो पहाड़ों की बात करते हैं। ठीक है। हम अपने देश जीबी के हंसी पे कर्म रहते हैं, जरा महले वकू देखो जमी के सर पे रहते हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। मेरी धरती के सीने में फकत सोना नहीं होता, मेरी धरती के सीने में फकत सोना नहीं होता। यहाँ पर कीमती पत्थर हर एक पत्थर में रहते हैं। ज़मी के हुस्न और चश्मों के मीठेपन से लगता है किसी जन्नत में हम साये को सर में रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। वाकई आपकी गुलकारी ने भी एहसास दिलाया कि हम जन्नत में रहते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान, हमसे गुफ्तगू करने। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। जनाब, आज जिनकी सालगिरह हम मना रहे हैं उनको बेताज बादशाह माना जाता है बॉलीवुड का, और फिल्मी इंडस्ट्री पर उन्होंने बरसगीर की ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत इस कदर ज़्यादा थी, इंडिया में तो वो राज कर ही रहे थे। बात करें मोहम्मद यूसुफ खान की, जो कि 1922 में 11 दिसंबर ही के दिन पेशावर में पैदा हुए, और मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले दलीप कुमार, जिनका फिल्मी नाम दलीप कुमार था, उन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स
अवार्ड्स हासिल किए हैं। सबसे पहले इन्होंने रिकॉर्ड फिल्म फेयर अपने हासिल किया, अपने नाम किया, और उसके साथ साथ अब शाहरुख खान ने भी उनके रिकॉर्ड को बराबर कर दिया है। लेकिन इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इन्होंने 80% जो है बॉक्स ऑफिस सक्सेस दी। इनकी फिल्में आज तक देखी जाती हैं, और कल ही मैं इनकी एक मशहूर फिल्म दिलीप कुमार अपने फादर के साथ बैठकर देख रहा था। आज तक इस लेजेंडरी अदाकार को सराहा जाता है, इनकी फिल्में देखी जाती हैं, इनकी एक्टिंग देखी जाती है और उनको सराहा जाता है। आपको ये बताएं कि इन्होंने जो डेब्यू किया था वो जवार भाटा से था। 1944 में वो जवार भाटा फिल्म आई थी, और उनका 5 दहाइयों तक जारी रहने वाला जो सफ़र था वो उससे उनका आगाज़ हुआ, और 3 साल के बाद इनको पहली कामयाबी मिली थी, और जो कामयाबी मिली थी वो फिल्म जुगनू से उनको मिली थी। जी हाँ, उसके साथ ही 7 जुलाई 2021 को वो इस दुनिया से रुखसत तो हो गए, अपने चाहने वाले यहाँ पर छोड़ गए। एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमने उनको पेश किया उनकी बर्थडे पे उनको याद करके। इसके साथ एक्सप्रेस से हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।